भैया बहन, आज हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के कार्य को देखेंगे। न्यायपालिका की क्या स्थिति थी, न्यायपालिका की स्थिति की चर्चा तो हम लोग कर लिए थे। बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने चर्चा की थी भारतीय न्यायपालिका की। लेकिन भारतीय न्यायपालिका इज साइनोनिमस टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये हम लोग सभी जानते हैं। भारत की न्याय व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के समानार्थी है, यानी भारतीय न्याय व्यवस्था को हम लोग मानते हैं कि यह सुप्रीम कोर्ट ही है। तो भैया बहन, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। हम समझते हैं कि आप इसको खूब अच्छे तरीके से देखेंगे और अभी आप स्क्रीन भी देख रहे होंगे भैया बहन, तो स्क्रीन की बातों को हम लोग देखेंगे भी और समझेंगे भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भैया बहन, हम आपको बता रहे हैं कि एक तरफ, यानी इधर से हम कहेंगे तो बाएं तरफ हम लोगों ने बनाया है एक पिरामिड स्ट्रक्चर, और उस पिरामिड स्ट्रक्चर में क्या है, हमने ये स्ट्रक्चर आपको क्लास 8 में भी बना के बताया था भैया बहन, आपको याद होगा, है ना। और उस समय हमने आपको बताया था कि भारतीय न्याय व्यवस्था, भारतीय न्यायपालिका जो है वो पिरामिड स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है। ये पिरामिड स्ट्रक्चर क्या है भैया बहन? पिरामिड स्ट्रक्चर का मतलब है कि हमारी न्याय व्यवस्था में इस तरह के शेप खुद बन जाता है। इस तरह का शेप हमारी न्याय व्यवस्था में खुद बन जाता है और इसी को बोलते हैं जुडिशियल पिरामिड। इसको हम लोग बोलते जुडिशियल पिरामिड। न्यायिक, हमारे न्याय व्यवस्था की संरचना पिरामिड के तरह पर त्रिकोणात्मक है। तो भैया बहन, पिरामिड के तरह त्रिकोणात्मक है, तो आखिर ये त्रिकोण बना कैसे? तो आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है, सुप्रीम कोर्ट एक है, हाई कोर्ट 4 है। तो ये शुरू में ऐसे रहेगा, फिर ऐसे बनेगा, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हमारे देश में 600 डिस्ट्रिक्ट है, तो ये 600 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए। ये और फैलेगा, ये और शेप लंबा होगा। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, तो सबऑर्डिनेट, जितना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उतना ही सबऑर्डिनेट कोर्ट भी हो गया, ये भी फैला। और फिर जितने ग्राम पंचायत हैं और ये ग्राम पंचायत यहाँ चले आए, तो ये फैलाव होते 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 बहुत विशाल हो जाता है भैया बहन, और एक जुडिशियल पिरामिड स्ट्रक्चर बन जाता है। ये एक जुडिशियरी का स्ट्रक्चर इस प्रकार का बन जाता है। तो भैया बहन, इसीलिए मैंने इसको नाम दिया, क्या नाम दिया इसको? जुडिशियल पिरामिड। कल हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से भारतीय न्याय व्यवस्था की स्थिति के विषय में देखा था। भैया बहन, भारतीय न्याय व्यवस्था की जो स्थिति है वो कैसी है, और आज एक खूबसूरत डेफिनेशन भी आपको हम लिखाने जा रहे हैं। कि अगर न्याय व्यवस्था पर कुछ आ ही जाएगा कि भारतीय न्याय व्यवस्था की परिभाषा लिखिए, कोई भी क्वेश्चन परिभाषा लिखने आए या नहीं आए, कोई भी क्वेश्चन भारतीय न्याय व्यवस्था के विषय में आपको आएगा, तो आप सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे? तो भैया बहन, एक डेफिनेशन आप पहले इंग्लिश में लिख लीजिए, बहुत सिंपल है, लिख लीजिए। जुडिशियरी refers to an institution. Judiciary refers to an institution. न्यायपालिका एक संगठन है। हिंदी में हो गया, न्यायपालिका एक संगठन का नाम है। क्या करता है? एम्पावर्ड टू
EMPOWER, empower to, an institution empower to, empower to administer, empower to administer। एक न्यायपालिका एक ऐसा सर्वोच्च संगठन है जिसे शक्तियां प्राप्त हैं या जिसे शक्तियां दी गई हैं। एम्पावर टू का मतलब हुआ शक्ति प्रदान करना। जिसको शक्ति दी गई है किस लिए? टू एडमिनिस्टर, शासन करने के लिए। शक्तियां दी गई हैं शासन करने के लिए। एडमिनिस्टर जस्टिस, तो अब शासन करना नहीं लिखेंगे क्योंकि एडमिनिस्टर के बाद है जस्टिस। टू एडमिनिस्टर जस्टिस का मतलब हुआ जिसे ताकत प्रदान की गई है न्याय दिलाने के लिए, जिसे ताकत दी गई है, शक्तियां दी गई हैं कि यह सबों को न्याय दे सके। empowered to administer justice and provide a mechanism, justice and provide a mechanism जिसे सबको न्याय दिलाने के लिए शक्तियां दी गई हैं और क्या करने के लिए दी गई है? यह एक ऐसा मैकेनिज्म, पूर्ण विराम के बाद हिंदी वाले पूर्ण विराम के बाद लिखेंगे, और यह एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करता है भैया बहन। इसलिए क्या करता है? यह एक मैकेनिज्म डेवलप करता है। किस चीज़ के लिए मैकेनिज्म डेवलप करता है भाई? किस चीज़ के लिए यह मैकेनिज्म डेवलप करता है? यह मैकेनिज्म डेवलप करता है इट एंड प्रोवाइड अ मैकेनिज्म, यह एक तरह की व्यवस्था जनरेट करता है, और यह न्याय दिलाने के अलावा एक विशेष तरह की व्यवस्था का निर्माण करता है। प्रोवाइड ए मैकेनिज्म फॉर रिसोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, फॉर रिसोल्यूशन of disputes, और यह एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करता है। भारतीय न्याय व्यवस्था एक ऐसे सिस्टम का निर्माण करता है, एक ऐसे प्रणाली का निर्माण करता है जिसमें विवादों का, डिस्प्यूट मतलब विवाद, जिसमें विवादों का शांतिपूर्ण समाधान निकल सके। ये बड़ा अच्छा डेफिनेशन मैंने ये आपके लिए ढूंढ करके निकाला, और इसको आपको बढ़िया से देखेंगे भैया बहन। बड़ा अच्छा डेफिनेशन ये निकल करके भैया बहन सामने आया। क्यों? क्योंकि यह एक ऐसा फिर मैं एक बार बोल देता हूँ, फिर से आप एक बार मिला लीजिएगा। पहले अंग्रेजी में बोल दूं। जुडिशियरी रेफर्स टू एन इंस्टीट्यूशन empowered to administer justice and provide a mechanism for resolution of disputes, ये भारतीय न्याय व्यवस्था की बड़ी अच्छी परिभाषा हो गई। भैया बहन, चाहे सर्वोच्च न्यायालय का काम आए लिखने या भारतीय न्याय व्यवस्था पर कोई प्रश्न आए, आप ये डेफिनेशन से शुरुआत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि हर दीर्घोत्तरीय प्रश्न का, हर लॉन्ग आंसर में आप न्याय व्यवस्था की पहले परिभाषा देंगे, परिचय देंगे, और इससे बढ़िया परिचय कोई होगा नहीं। भैया बहन, हिंदी वाले जो भैया बहन हमारे हैं उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो भी लिखेंगे। वो लिखेंगे क्या? भारतीय न्यायपालिका, थोड़ी देर बाद
भारतीय न्यायपालिका एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा संगठन है जिसे शक्तियां दी गई हैं सबको न्याय देने के लिए। एक ऐसा संगठन है जिसको शक्तियां सबको न्याय देने के लिए प्रदान की गई हैं, तथा यह एक ऐसा कार्य प्रणाली, एक ऐसी प्रणाली विकसित करता है जिसमें विवादों का शांतिपूर्ण समाधान हो सके। भैया बहन, हमारे हिंदी वाले भैया बहन और हमारे अंग्रेजी वाले भैया बहन, दोनों तरह के भैया बहन के लिए अब ये प्रॉब्लम नहीं है। दोनों प्रकार के भैया बहन इसको लिख चुके होंगे। अब भैया बहन आगे आते हैं। याद रखिए, आज की कक्षा बहुत ही हिस्टोरिकल है भैया बहन। क्यों? क्योंकि आज संस्थाओं का कामकाज का अंतिम कक्षा है और अब आप पूरा होमवर्क की कॉपी दुरुस्त करके आएंगे विद्यालय। ये अंतिम टॉपिक है भैया बहन। इसके पहले प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, उनकी तुलना, उसके बाद कल राष्ट्रपति की स्थिति, उसके बाद राष्ट्रपति के अलग अलग कार्य, प्रधानमंत्री के कार्य, न्याय व्यवस्था की शुरुआत की है तो कल की कक्षा में न्याय व्यवस्था की स्थिति क्या है हमारे संसदीय प्रणाली में, उसको हम लोगों ने देखा। और आज भैया बहन हम लोग मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य कार्य, और उसके पहले हम लोगों ने अभी अंग्रेजी और हिंदी में भारतीय न्याय व्यवस्था की परिभाषा को भी देख लिया भैया बहन। अब हम लोग आगे आते हैं और इस कड़ी में मेन फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं भैया बहन? वही पुरानी बात है। कुछ डिफरेंस आपको लग रहा होगा कि हम लोगों ने क्लास 8 में जो जुडिशियरी की चर्चा की थी और इस बार जो हम जुडिशियरी की चर्चा कर रहे हैं, दोनों में मौलिक फर्क क्या है? उस समय हम लोग भारतीय न्यायपालिका की बहुत विशद व्याख्या, परिभाषा नहीं देखे थे। भारतीय न्यायपालिका की हमने बहुत लंबी चौड़ी परिभाषा उस समय नहीं सुना था। इस बार हम लोगों ने इसकी वाइड स्प्रेड डेफिनेशन को देखा। उसके बाद जुडिशियल पिरामिड हम लोगों ने देखा था, but technically it was not defined in such a manner that time. But this time this pyramid gets enlarged. सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद राज्यों में हाई कोर्ट्स। सभी राज्यों में हाई कोर्ट्स नहीं है क्योंकि सभी राज्यों में इसकी ज़रूरत ही नहीं है। उस राज्य ही छोटा है तो न्याय प्रणाली भी छोटी होगी। अब हाई कोर्ट्स के निर्माण में एक्सपेंस भी तो आते हैं। हाई कोर्ट का निर्माण बाद जजों की नियुक्ति होगी। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण न्यायालय है तो उसके व्यवस्था का खर्च भी बहुत लंबा चौड़ा होगा। इसलिए भैया बहन हाई कोर्ट की संख्या कम है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन कोर्ट, जिला एवं सत्र न्यायालय, ये जिला एवं सत्र न्यायालय उतने हैं जितने की जिले हैं। तो भारत में 600 जिले हैं तो 600 जिलों में 600 सेशन कोर्ट है। जाहिर सी बात है ये लंबा होते जाएगा। उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, यानी इनको हम लोग हिंदी में बोलते सहायक एवं अधीनस्थ न्यायालय। भैया कंफ्यूज नहीं करना है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हम लोग हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे जिला एवं सत्र न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय, सत्र न्यायालय। सबका हम लोग ज्ञान लेते चले। सुप्रीम कोर्ट का हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय। हाई कोर्ट्स का हिंदी लिखने का जरूरत नहीं है, उच्च न्यायालय। अब डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट, जिला एवं सत्र न्यायालय। सबऑर्डिनेट कोर्ट को भैया बहन बोलते हैं अधीनस्थ, अधीनस्थ एवं सहायक न्यायालय, अधीनस्थ एवं सहायक, या कभी कभी निम्न न्यायालय भी बोल देते हैं, सहायक न्यायालय। यानी जिलों में डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन कोर्ट बड़ा महत्वपूर्ण कोर्ट हुआ। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो मुकदमों की सुनवाई होगी वो सीधे हाई कोर्ट में होगी। लेकिन भैया बहन
हाई कोर्ट से नीचे जिला एवं सत्र न्यायालय है, और जिला एवं सत्र न्यायालय भी एक महत्वपूर्ण कोर्ट है, क्योंकि इसके ऊपर अंतिम अपील फिर हाई कोर्ट्स में ही होते हैं। तो जिला एवं सत्र न्यायालय के नीचे कुछ अधीनस्थ न्यायालय भी होते हैं, कुछ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं भैया बहन, और वो सबऑर्डिनेट कोर्ट मिल करके जिला एवं सत्र न्यायालय को उनके मुकदमे की सुनवाई में भैया बहन मदद पहुंचाते हैं। तो एक तरह से ये काम हो गया। आपने ये जुडिशियल स्ट्रक्चर को देख लिया। यहाँ याद यह रखना है कि ये जुडिशियल पिरामिड आपके किताब में नहीं है, सीधा उच्च न्यायालय और हमारे न्याय व्यवस्था की स्थिति का वर्णन है भैया बहन। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि हमारा सिंगल यूनिफाइड सिस्टम कैसे है, क्योंकि एक प्रश्न हमेशा इम्पोर्टेंट रहता है, आपको क्रिटिकली आएगा लिखें, भारतीय न्यायपालिका एकल एकीकृत है कैसे? इंडियन जुडिशियरी इज सिंगल यूनिफाइड। ये सिंगल यूनिफाइड सिस्टम क्या हुआ? एकल एकीकृत क्या हुआ? तो एकल एकीकृत का मतलब भैया बहन यही है, एक में ही सारे गूंथे हुए हैं। एक सर्वोच्च न्यायालय है, तो सर्वोच्च न्यायालय न्याय व्यवस्था का सुप्रीम न्यायालय है, और व्यवस्था के दृष्टिकोण से भी भैया है, यानी इनके निर्देशों को प्रशासनिक आधार पर भी सबको मानना है। हाई कोर्ट को भी मानना है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी मानना है, सबऑर्डिनेट कोर्ट को भी मानना है। हाँ, न्याय पंचायत को नहीं मानना है। क्यों? क्योंकि ग्राम पंचायत जो है वो ऑटोनोमस बॉडी है, ये इसको हम लोग बोलते हैं न्याय पंचायत। न्याय पंचायत ये क्या हो गया? ये बॉटम लाइन जस्टिस हो गया। ग्राम पंचायतों में जो छोटे मोटे झगड़े हुए, किसी के मवेशी ने किसी का फसल खा लिया, किसी व्यक्ति ने किसी के घर में कोई लूटपाट मचा दी, तो ये छोटे मोटे जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसके लिए न्याय पंचायत है, और इसको सरपंच साहब पंच साहब मिलकर के फैसले करते हैं। लेकिन भैया मैं ये जो निचली सीढ़ी है न्याय पंचायत की, ये निचली सीढ़ी से ही हम लोग सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचते हैं, निचली सीढ़ी से ही सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचते हैं भैया बहन। तो ये बात हम लोगों को ध्यान में रखना होगा कि डिसीजंस गिवन बाय वर्डिक्ट गिवन बाय न्याय पंचायत इज ऑल्सो स्टैंड्स टू बी वैलिड इवन इन द अपर लाइन कोर्ट्स। न्याय पंचायत छोटी न्याय व्यवस्था है, लेकिन इसके द्वारा सरपंच के द्वारा दिए गए निर्णयों को न्यायालय में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता भैया बहन। मुकदमे किए जा सकते हैं, उसको खारिज नहीं किया जा सकता। यानी पंचायती व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए न्याय पंचायत को भी बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। तो भैया बहन, अब हम लोगों ने ये एकल एकीकृत ढांचा सिंगल यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम को हम लोगों ने खूब अच्छे तरीके से देख लिया। हम समझते हैं कि अब इसको मिटाने की बारी आ गई है, और आप इसको बढ़िया से जान गए। अपने कॉपी पर भी ये मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसको फोटो इसका भेज दूंगा। अब आते हैं भैया बहन जो आज का अंतिम टॉपिक है, उस पर हम लोग आते हैं। इसको जरा ध्यान से सुन लिया जाए, और वो है मेन फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं? भैया बहन, सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों में कुछ कार्य जो हैं इसको हमने संक्षेप में लिखा है। आपको अगर ये आएगा तो आप इसको और सुंदर ढंग से लिखेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने यहाँ पर इसको संक्षेप में लिखा है। पहला, नागरिकों के बीच विवाद या नागरिक आनंद से संबंधित, वो ध्यान से सुनेंगे भैया बहन, क्योंकि अगर ये 5 मार्क्स में आया तो आप इसको यूनिट टू एक्सप्लेन दें। नागरिकों के बीच विवाद, संपत्ति के विवाद हो सकते हैं,
किसी ने किसी फिजिकली असॉल्ट किया, कुछ हाई लेवल केसेस हैं, मर्डर्स के केस हो सकते हैं। तो ये केस तो है इंडिविजुअल, लेकिन बड़े मुकदमे हैं। किसी ने जान ले ली तो वो छोटा मुकदमा तो हो नहीं सकता है, भले वो दो व्यक्ति के बीच का मामला है, बट संगीन अपराध समाज की पृष्ठभूमि को खराब करते हैं। अगर कोई व्यक्ति संगीन अपराध करने वाला है तो पूरे समाज को वह बर्बाद, इसलिए यह व्यक्तिगत विवादों से परे है और मर्डर केस या ऐसे अन्य केस सुप्रीम कोर्ट तक लड़े जाते हैं। और दूसरा, नागरिकों के बीच या नागरिक अधिकारों के हनन से संबंधित होगा। नागरिक अधिकारों का हनन, वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स। किसी सरकार ने नागरिक अधिकारों का हनन किया, जिसको हम लोग मौलिक अधिकार भी बोल सकते हैं। आप जानते हैं मौलिक अधिकारों का, ह्यूमन राइट्स का किसी भी रूप में अगर वायलेशन होगा भैया बहन, तो सर्वोच्च न्यायालय सबसे आगे आएगा। क्यों? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के अन्य कार्यों में से एक कार्य ये भी है, मौलिक अधिकार की रक्षा करना। भैया है ये पॉइंट मैंने अलग सीखा नहीं, हाँ, की रक्षा करना। आप इसको अलग से लिख सकते हैं, हाँ, अलग से आप लिख सकते हैं, मैंने इसको इसी में पुट अप कर दिया, नो प्रॉब्लम। नागरिक अधिकार का ही छोटा रूप है मौलिक अधिकार। नागरिक ह्यूमन राइट्स को हम लोग ह्यूमन राइट्स के अंदर में ही मौलिक अधिकार लाते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म संबंधी अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये सारे बंच ऑफ राइट्स को हम लोग फंडामेंटल राइट्स में रखते हैं। और जब इसको हम इंटरनेशनलाइज कर देते हैं, व्यापक रूप में इसको हम परिभाषित करते हैं, तो इट कन्वर्ट्स इनटू ह्यूमन राइट्स। तो मानवाधिकार, मौलिक अधिकार, ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं हैं। बोथ आर साइनोनिमस टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं भैया बहन कि किस प्रकार से यहाँ पर मौलिक अधिकारों की रक्षा करना सर्वोच्च न्यायालय का सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है। दूसरा भैया बहन और बातें आती हैं निकल करके, राज्यों के बीच विवाद। एक तरफ एक राज्य है, दूसरी तरफ कई राज्य हैं, एक तरफ एक राज्य है, दूसरी तरफ एक राज्य है। इस संबंध में अभी कावेरी ट्रिब्यूनल का विवाद आया था। सोशल साइंस एक करंट अफेयर्स है। कावेरी नदी का पानी के लिए आजादी के समय से ही कर्नाटका और तमिलनाडु दोनों दक्षिण के राज्य हैं, लेकिन दोनों में लड़ाई चल रही है, पुराना विवाद था। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कावेरी ट्रिब्यूनल बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने उस ट्रिब्यूनल को अधिकार दे दिए कि आप जो फैसला करोगे वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के और भी काम है। और कावेरी ट्रिब्यूनल आज तक उस पर कार्य कर रहा है, और तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों कावेरी नदी से पानी ले रहे हैं। कहने का मतलब कि ये राज्यों के बीच जो विवाद है, इसका मैंने एक एग्जाम्पल भैया बहन आपके सामने रखा। दूसरा भैया बहन, राज्य एवं केंद्र के बीच उत्पन्न विवाद। राज्य एक तरफ एक राज्य, दूसरी तरफ केंद्र, राज्य सरकार केंद्र सरकार के बीच झगड़ा, या एक तरफ कई राज्य दूसरे तरफ केंद्र सरकार, दोनों स्थितियां बन सकती हैं। तो इस तरह के विवाद की सुनवाई क्यों करेगा? अब राज्यों के बीच विवाद हो जाएंगे, केंद्र सरकार किसी विवाद में पड़ेगा, तो छोटा मोटा कोर्ट तो इसके लिए सुनवाई करेगा नहीं। जाहिर सी बात है, ये राष्ट्रीय महत्व का चीज होगा, और राष्ट्रीय महत्व की चीज से संबंधित विवाद भी बड़े होंगे, और इसलिए सर्वोच्च न्यायालय
केंद्र एवं राज्य के बीच जब भी विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो वही सुनवाई करती है। तो भैया बहन, एक राज्य एवं दूसरी तरफ कई राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद, एक तरफ एक राज्य, दूसरे तरफ कई राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद। भैया बहन, इस तरह से हमने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय इन 4-5 तरह की स्थितियों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। इसको हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के कार्य भी बोल सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का जुरिस्डिक्शन बोल सकते हैं। उसी को हम लोग 4 अंग्रेजी में बांटते हैं, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एपीलेट जुरिस्डिक्शन, अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। ये सब चीजें जो मैंने कल आपको बताया था और पहले भी आपको कई बार बताया है भैया बहन, इसलिए आप एक बार इसको फिर से सुन लीजिए और सुन करके इन चीजों को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। मैं स्पष्टता से एक बार पढ़ देता हूँ। नागरिकों के बीच विवाद या नागरिक अधिकारों के हनन से संबंधित विवाद, राज्यों के बीच विवाद, राज्य एवं केंद्र के बीच उत्पन्न विवाद, एक राज्य एवं दूसरी तरफ कई राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद, एवं सर्वोपरि सबसे महत्वपूर्ण अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का अभिरक्षक है। ये शब्द आप लिखेंगे। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का अभिरक्षक है। तो भैया बहन, इस तरह से आज की कक्षा को समाप्त करने का वक्त आ गया और आप खूब अच्छे तरीके से इसको देख भी लेंगे। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप हमको बता भी देंगे, और अगर प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत अच्छी राइटिंग में लिखी भी हुई है भैया बहन, तो इसको आप दोबारा लिख भी लेंगे। तो हम समझते हैं कि नाउ इट्स ओके एंड टाइम इज अप्रोचिंग फास्ट। समय भी धीरे 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 पिकअप कर रहा है। तो एक बार हम लोग फिर से अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए एक बार फिर सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लासेस इकोनॉमिक्स के चलेंगे लगातार, और इसके पहले आपको सिविक्स की कॉपी को वेल प्रिपेयर्ड कर लेना है। थैंक यू सो मच एंड हैव ए वेरी वेरी नाइस डे।